स्टार्ट करना है आइसोमेरिक में, स्टीरियो आइसोमेरिक। स्टीरियो आइसोमेरिक इसका क्लासिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टीरियो आइसोमेरिक मेनली इसको डिवाइड कर रखा है दो क्लासेस में, कंफिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। और कंफिगरेशनल में तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख देना ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। नहीं तो एक तरीका है एनेंशियोमर्स, जो कि मिरर इमेजेस होते हैं, एम डॉट आई यानी मिरर इमेजेस होते हैं। दूसरा डायास्टीरियोइसोमर्स, डायास्टीरियोमर्स जो कि नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। दो तरीके के हैं ये, यही हमें पढ़ना है डिटेल में। ऑप्टिकल डायास्टीरियोइसोमर्स, ऑप्टिकल वाले डायास्टीरियोइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियो, ज्योमेट्रिकल वाले को भी डायस्टीरियोइसोमर कहते हैं, जी डॉट आई ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियो, ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियो। मेन क्लासिफिकेशन है कंफिगरेशनल, कंफर्मेशनल, और उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ध्यान रखना ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी डायस्टीरियोइसोमर कहते हैं। हल्का बहुत हिंट मैंने ऑफलाइन क्लास में भी और लास्ट टाइम तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स में दिया था, लास्ट टाइम ऑप्टिकल आइसोमर्स में दिया था। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। आगे जो हम स्टार्ट करेंगे आज वो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में जरूर आते हैं क्वेश्चन, पेपर में जरूर आते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे मैंने स्ट्रक्चरल पढ़ा दिया तुम्हें, स्ट्रक्चरल के अंदर मैंने तुम्हें बोला पहले क्वेश्चन आते थे टॉटोमरिज्म को छोड़ करके सब सब टॉपिक में से, लेकिन पिछले 5-6 साल के अंदर टॉटोमरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में तो हर एक दूसरे साल क्वेश्चन होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो अभी हमें स्टार्ट करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिनको हम डायास्टीरियोइसोमर्स भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम डायास्टीरियोमर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये भी नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। डिफरेंस आता है, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड डायास्टीरियोइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सॉरी, डायास्टीरियोइसोमर्स एंड एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स होते हैं मिरर इमेजेस, डायास्टीरियोइसोमर्स जो होते हैं वो मिरर इमेजेस नहीं होते, वो मिरर इमेजेस नहीं होते, नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टार्ट करेंगे। सबने लेक्चर्स पढ़ लिए क्या? चलो किस किस ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ लिए? कनिष्क के अलावा किसी ने नहीं पढ़ा है? देखो नहीं पढ़ोगे ना तो उतना ढंग से समझ नहीं आएगा। एक ही बच्चे ने पढ़ा 11th में से। चलो अभी नोट करना है पहले इसकी कंडीशंस। देखो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ तुम्हें एक डायरेक्ट तरीका ऑब्जेक्टिव का, मतलब उसको देखते ही तुम कह दोगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगी कि नहीं होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर तुम चेक करोगे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, स्पेशली नीट के अंदर, तो आए ही ऐसे हैं कि बस तुम्हें ये बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगी कि नहीं होगी इसको। और जो मैं बताऊंगा तुम्हें उसको देखते ही तुम्हें पता लग जाएगा। देखो उसके लिए तुम्हें बस क्या ध्यान रखना है, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए एक रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम होना चाहिए, एक फ्रोजन रोटेटरी सिस्टम, यानी जिसके रोटेशन में प्रॉब्लम आए, पूरा रोटेट ना हो सके, जैसे सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट होता है ऐसे रोटेट ना हो सके। अगर एक रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम है तो ज्योमेट्रिकल होगी। सही ना? तो ये सबसे मेन कंडीशन है इसकी। और रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम किसमें आएगा? RRS,
रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, ये किस में आएगा? जब डबल बॉन्ड होगा। जब क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा तो आएगा रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम। तो इसके लिए ना मैं एक बहुत सिंपल सा केस दे रहा हूँ। जैसे डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, तो इसमें हिंडर्ड रोटेशन होगी, इसमें फ्री रोटेशन नहीं होगी, इसमें फ्री रोटेशन नहीं होगी। जैसे मैंने दिया ये यहाँ पे सपोज ए बी सी और ये डी, बहुत ध्यान से समझना। जो इधर ए और बी है, ए और बी हैं, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सॉरी, ए और बी डिफरेंट होंगे हमेशा। देखना ए और बी इधर जो है वो हमेशा डिफरेंट है। ए और बी जो है ये हमेशा क्या होंगे? डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट होंगे हमेशा। अगर ये सेम हो गए तो ज्योमेट्रिक कभी नहीं होगी। ये दोनों सी और डी भी डिफरेंट होंगे। ये यहाँ पे बी और डी है या ए और सी है, ये सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। ये सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। ये सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। ये चीज समझ आ गई ना? तो 99.9% है कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे निकल जाएंगे। 99.9% है कि सब क्वेश्चन निकल जाएंगे। और ये होल एन भी कर दो सर, होल एन भी कर दो। समझ गए कि नहीं? ये तो ये कंडीशन ध्यान रखना, जो ए और बी है ये हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। मेन चीज है ए और बी डिफरेंट होना चाहिए, यही सोचना है। क्योंकि सेम और डिफरेंट का तो कोई ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, इस चीज को तो कोई याद ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ भी हो जाए। इसलिए बस ये ध्यान रखना, एक कार्बन पे, किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जैसे ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। ये अगर याद रखोगे ना, जितने क्वेश्चन है सब निकल जाएंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा इससे, अटका है। नीट का कोई क्वेश्चन अगर आया है तो बस ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर, ज्योमेट्रिक के लिए। अब मैं इसकी मेन कंडीशन तुम्हें बताऊंगा। इसकी मेन कंडीशन क्या है? इसकी मेन कंडीशंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो याद करने का तरीका बता दिया, इससे क्वेश्चन निकालने का तरीका बता दिया कि पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम कैसे निकालोगे। तो अब इसकी मेन कंडीशंस जो है, देखो पहली कंडीशन, और तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि ए और बी जो है, ए और बी जो है वो सेम क्यों नहीं होने चाहिए। देखो पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, पहला पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है जो टर्मिनल वैलेंसी है वो डिफरेंट होनी चाहिए, वो मैंने तुमको बता दिया। शुड बी प्रेजेंट, जो टर्मिनल वैलेंसीज है, वैलेंसीज शुड बी इन सेम प्लेन, शुड बी इन सेम प्लेन। टर्मिनल वैलेंसी शुड बी इन सेम प्लेन, ये है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, ये कंडीशन है। देखो प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, यानी बॉन्ड रोटेट करने में प्रॉब्लम आए, ज्यादा रोटेट करो तो बॉन्ड टूट जाएगा, ज्यादा रोटेट करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं पाई बॉन्ड की, ध्यान देंगे एक बार, सी डबल बॉन्ड सी, ये इधर पाई बॉन्ड है, यहाँ पे लगाया मैंने एच, यहाँ लगाया सी एल, यहाँ लगाया एच, यहाँ सी एल, तो ये ज्योमेट्री शो करेगा। क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या है, ये वाले दोनों ग्रुप चेक करो, ये दोनों ग्रुप क्या डिफरेंट, ये दोनों ग्रुप क्या है डिफरेंट, बस यही चेक करना है, ये डिफरेंट होनी चाहिए। एच और सी एल, दोनों एच नहीं है, दोनों सी एल नहीं है, इससे डिफरेंट है। ऐसे ही इधर भी दोनों एच नहीं है, दोनों सी एल नहीं है, इससे डिफरेंट है। तो ये पहला, ये ज्योमेट्री शो करेगा, ये ज्योमेट्री शो करेगा। अब देखो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम इसके अंदर है। अब मैं पूरा प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ कि व्हाई इट इज शोइंग ज्योमेट्रिक। एक तो मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता दिया कि जो वैलेंसीज हैं डबल बॉन्डेड कार्बन पे वो दोनों सेम नहीं होंगी। अब इसकी मेन कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम। यहाँ ये पाई बॉन्ड है, यहाँ ये पाई बॉन्ड है, तो ये इसका मतलब क्या है,
अगर मैं इसको, और सबको पता है कि पाई बॉन्ड को ज्यादा घुमाएंगे, ज्यादा रोटेट करेंगे तो वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये पाई बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, ध्यान देंगे एक बार। ये बना पाई बॉन्ड, ऐसे ही बनता है पाई बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे होता है, इस तरह से बनता है पाई बॉन्ड। इसको हम ज्यादा घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसको ज्यादा घुमाएंगे तो टूट जाएगा। क्यों? ज्यादा घुमाने से क्या होगा कि जैसे ये वाला पी ऑर्बिटल है, सपोज ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल अगर ऐसे हो गया तो अब तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। अब ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए बोला प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम होना चाहिए, यानी पाई बॉन्ड होना चाहिए, यानी पाई बॉन्ड होना चाहिए पहला पॉइंट। और इसमें होगा क्या, एक इंस्टेंट के लिए, अब ये सिस है ना, ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर सेम साइड है, एच और एच दोनों सेम ग्रुप्स हैं, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर सेम साइड है तो सिस फॉर्म। तो इस पाई बॉन्ड के होने की वजह से ये एक, ध्यान रखना, एक इंस्टेंट के लिए टूटता है ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड टूटेगा। और ये आया सी, एक इंस्टेंट के लिए टूटा सिर्फ ये, और टूटा तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है, वो घूमेगा और ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा इस तरीके से। ये सिंगल बॉन्ड घूमेगा, ये ऐसे घूमा, घूमने के बाद Cl आ गया ऊपर, H रहा नीचे, एक कार्बन को फिक्स करना है, एक कार्बन को फिक्स करा है H और ये Cl, तो दोनों ग्रुप ऑपोजिट। और उसके बाद ये पाई बॉन्ड दोबारा बन जाएगा, उसके बाद ये पाई बॉन्ड दोबारा बन जाएगा, तो ये बन गया ट्रांसफर। ये ऐसे ही होता है ज्योमेट्रिक आइसोमेर्स के अंदर। अब ये पाई बॉन्ड दोबारा बन जाएगा और ये बन गया C बॉन्ड C, Cl ऊपर H नीचे, Cl नीचे होगा सिर्फ, तो ये बन गया यहाँ पे ट्रांसफर। समझ आया कि नहीं है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक अभी? सबको समझ आना चाहिए, सबसे इसी तरीके से बताया मैंने। सिस और ट्रांस वैसे भी तुम्हें पहले से पता था, देखो समझ आ गया कि नहीं? यस गणेश, यस सर। चलो अभी ये समझ आ गया ना। तो पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, ये होना चाहिए, यानी जिस ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जिसकी हिंडर्ड रोटेशन हो, हिंडर्ड रोटेशन यानी एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो इसलिए सिस और ट्रांस दोनों बन जाएंगे। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि दोनों दोनों जो बल्कि ग्रुप थे वो अपोजिट साइड हो जाते हैं, ऑपोजिट साइड हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी जाता है। तो मैंने तुम्हें एक पॉइंट बता दिया, प्रेजेंस ऑफ हिंडर्ड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, ये आ गया ट्रांस की फॉर्म, वो ट्रांस की फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट करना है इसके अंदर, एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, ये सिस है तो ये बन गया ट्रांस, ये बन गया यहाँ पे दोनों Cl ऑपोजिट H H। टर्मिनल वैलेंसी शुड बी द सेम प्लेन, दोनों टर्मिनल, क्योंकि कार्बन sp2 है ये वाला, ये कार्बन भी sp2 है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। और टर्मिनल वैलेंसी इसलिए सेम प्लेन में होगी 120 के एंगल पे, टर्मिनल वैलेंसी इसलिए सेम प्लेन में होगी 120 के एंगल पे। ये आ गया तीसरा पॉइंट, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस। पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा डिफरेंट एरियल डिस्टेंस। दो आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस निकालो। इधर जो दो आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस है, ध्यान देना, इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो वो L1 है, सेम ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस यहाँ कितना है, L2। तो क्या L1 और L2 सेम होंगे इस केस में? नो सर। इसलिए एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है, ये ज्योमेट्रिक शो करेगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है यहाँ पे, पहली, दूसरी, तीसरी, इसीलिए ज्योमेट्रिक शो कर रहा है। और मैंने तुम्हें डायरेक्ट शॉर्टकट दिखा दिया है कि डबल, किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होंगे, किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे। जैसे इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे चेक करेगा तो इसमें एक H है और एक Cl है, दोनों डिफरेंट है। दूसरे कार्बन में चेक करो, इसमें भी क्या है, एक H है एक Cl है, दोनों H तो नहीं है या दोनों Cl तो नहीं है, इसलिए ज्योमेट्रिक शो करेगा। कोई डाउट? L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ये भी ध्यान रखना। L1 जो है यहाँ पे, इट इज नॉट इक्वल टू, अगर ये सेम हो जाते हैं, एरियल डिस्टेंस सेम हो जाता है तो ये ज्योमेट्रिक शो होता। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा तुम्हें, सबको समझ आ गया है? यस यस। चलो अब तुम ट्राई करोगे क्वेश्चन, यही चीज फॉलो करनी है और क्वेश्चन ट्राई करना है। जो भी, जब भी डबल बॉन्ड आएगा, जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो ज्योमेट्रिक होने के चांसेस है। जैसे
सी डबल बॉन्ड सी में होगी, सिस ट्रांस। सी डबल बॉन्ड एन में होगी, सी डबल बॉन्ड ये होगी हमारी हाइड्रोक्सिल अमीन फॉर्म। एन डबल बॉन्ड एन में ये होगी हमारी एजो फॉर्म, ये एजो फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्रुप पॉलीवैलेंट होना चाहिए और डबल बॉन्ड होना चाहिए। पॉलीवैलेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड, यानी बॉन्ड के अराउंड हिंडर्ड रोटेशन होनी चाहिए। बॉन्ड के अराउंड क्या होनी चाहिए? हिंडर्ड रोटेशन। तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब तुम्हें एग्जांपल में दे रहा हूँ, तुम्हें बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगी कि नहीं। अगर होगी तो तुम स्ट्रक्चर बना। फर्स्ट कंपाउंड, पहला, या इधर इसको चेंज कर देते हैं, हर बार देते हैं। सेकंड केस, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ दे देते हैं, फिफ्थ, फिफ्थ ले देते हैं इसमें, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, सर सेवेंथ और फिफ्थ सेम नहीं हो गए? सेवंथ और, फिफ्थ अच्छा सेम हो सेम गए दे दिया। क्वेश्चन। हाँ सेम दे दिया, एक मिनट। नाइन्थ दे दिया, 10th। सर थर्ड और फोर्थ भी सेम है? नहीं नहीं, अच्छा, CS3 CS2 दिया था। ये लो, इसको चेंज कर दो, CS3 CH CL, ये दे दिया। एक और दे रहा हूँ, करो। 10 क्वेश्चन दिए हैं, इनको 10 को ट्राई करना है। अगर सिस ट्रांस हो रही है तो बना के दिखाना है, अगर सिस ट्रांस हो रही है तो बना के दिखाना है। सर वेदांत को एंट्री दे दूं? हाँ क्या हो गया कनिष्क? सर वेदांत को एंट्री दे दूं? दोबारा बोलना। सर वेदांत को एंट्री। अच्छा वेदांत की,
सबको क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसमें तुम्हें बताना है विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड वाई। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो रही है तो तुम्हें उसके स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो तुम्हें इसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। चलो सबने ट्राई कर लिए, सबने ट्राई कर लिया है। यस। चलो आंसर देखेंगे। फर्स्ट वाला कंपाउंड शो करेगा कि नहीं?
करेगा। देखो इस ये कार्बन है और ये कार्बन, इस पे चेक करो, इधर दोनों ग्रुप क्या है, एच और एम डिफरेंट, इस वाले कार्बन पे एच और ई टी डिफरेंट, देयरफॉर इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये पहला कंपाउंड शो करेगा, पेंट टू इन है ये, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा इस तरीके से। ये बनाया मैंने सिस फॉर्म, ईटी लगा रहा हूं, ये बनाया मैंने ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म ज्यादा शेवल है क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप दूर है, दोनों बल्कि ग्रुप जो है ये इथाइल और इथाइल ये दूर दूर है, तो इनमें रिपल्शंस कम होंगी, इसलिए ट्रांसफॉर्म ज्यादा शेवल, ट्रांसफॉर्म ज्यादा शेवल, ये याद रखना, ट्रांसफॉर्म ज्यादा शेवल होती है। और डाइपोल मोमेंट इसकी थोड़ी ट्रांस की या तो जीरो होगी अगर सिमेट्रिकल है तो, नहीं तो कम होगी, या तो जीरो होगी या कम होगी, इसकी डायरेक्शन या तो जीरो होगी या कम होगी। देखो ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, तो कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ईटी है, यहाँ एम है, तो इससे डायरेक्शन कम हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है डायपोल की। और इस केस में ये ऐसे है, एम से सी, ये ईटी से सी, ऐसे तो कैंसिल नहीं हो पाएगी, नेट डायरेक्शन निकलेगी इधर कुछ, तो इसलिए डायपोल में इसकी जीरो नहीं होगी। सिस की डेवलपमेंट ज्यादा होती है ट्रांस से, केसेस हैं स्पेशल केसेस जब सिस की डेवलपमेंट कम हो जाती है ट्रांस से, लेकिन अभी तुम्हें इन जनरल ध्यान रखना, सिस की डेवलपमेंट ज्यादा होती है, सिस का डेवलपमेंट ज्यादा होता है देन ट्रांस। अब प्रोपीन, इसमें तो जनरलाइजेशन होगी नहीं क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों एच आ गए सेम, देखो एच, तो एरियल डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, टर्मिनल वैलेंसी जो है कार्बन की वो क्या है, सेम, दोनों एच आ गए ना, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट वाले केस में भी नहीं होगी क्योंकि इधर भी तो इस कार्बन पे भी दोनों सेम है और इस कार्बन पे भी दोनों सेम है, ये भी शो नहीं करेगा। इसमें तो हिंडर्ड रोटेशन ही नहीं होगी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही नहीं होगी, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम नहीं है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, ये शो नहीं करेगा। ये स्पेशल केस। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये शो करेगा कि नहीं ज्योमेट्रिकल, सर करेगा। 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 ये किस फॉर्म में करेगा, सर सिन और एंटी। देखो सिन और जब भी सी बॉन्ड एन आ जाए, ये बेंजल डाइऑक्साइम है, सही ना, बेंजल डिहाइड है, जैसे ये बना कैसे होगा, बेंजल डिहाइड में NH2OH डाल दो, हाइड्रोक्सिलेमीन कन्वर्जेशन में कराया हुआ ये वाटर बाहर निकल गया, -H2O, pH 3.524 होता है, pH 3.524, तो ये आ जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड NOH, बेंजल डिहाइड ऑक्साइम, क्या नाम है इसका, बेंजल डिहाइड ऑक्साइम, बेंजल डिहाइड ऑक्साइम, ये तुम्हें पढ़ा हुआ है कन्वर्जेंस के अंदर, बेंजल डिहाइड के अंदर हाइड्रोक्सिल अमीन डाला तो बेंजल डिहाइड ऑक्साइम बनेगा, और ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा इस तरीके से, देखो सिन और एंटी की फॉर्म में, और सिर्फ इसमें H और OH ग्रुप को देखना, जब H और OH ऑपोजिट है तो एंटी फॉर्म कहते हैं, ये एंटी फॉर्म है, एंटी यानी ऑपोजिट, H और OH को देखना, इसमें H और OH सेम साइड है तो उसको सिन फॉर्म बोलते हैं, तो सिन फॉर्म, सिन और एंटी याद रखना, सिन, सिन और एंटी नाम है इसका बेंजल डिहाइड ऑक्साइम। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला शो करेगा कि नहीं, सिक्स्थ वाला ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं, देखो ये भी अभी मैंने बताया पीछे, ये भी शो करेगा लोन पेयर के रिस्पेक्ट में, लोन पेयर के रिस्पेक्ट में CCH5N लोन पेयर डबल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल, ये मैंने बनाया सिन फॉर्म, सिन फॉर्म, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है तो सिन फॉर्म, और ये बनाया मैंने ट्रांसफॉर्म यानी एंटी फॉर्म, एक सिन फॉर्म और एक एंटी फॉर्म, समझ आ गया कि नहीं है। और ये एजो कंपाउंड्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन एजो कंपाउंड,
AZO ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन आइसो कंपाउंड। नेक्स्ट नोट करेंगे अब, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड शो करेगा कि नहीं? 7 ये भी सिन और एंटी की फॉर्म करेगा। में शो करेगा। हाँ, सिन और एंटी की फॉर्म में, जैसे ये बनाया मैंने सिन फॉर्म, और एंटी के लिए ये दोनों ग्रुप्स के सेम ग्रुप जो है आइडेंटिकल ग्रुप को अपोजिट कर देंगे। तो ये शो करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है 8, ये हमारा सिन था, ये एंटी, ये एंटी। अब 8th केस बहुत इंपॉर्टेंट, 8 ये शो करेगा जबकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तब भी शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम है। हम साइक्लोप्रोपेन के बॉन्ड को ज्यादा नहीं घुमाते, ज्यादा घुमाएंगे तो उसका भी बॉन्ड टूट जाएगा, एंगल स्ट्रेन होता है ना इसका इसके अंदर, इसलिए ये सिस फॉर्म शो कर रखी है मैंने, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म, ऐसे भी शो कर सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी, ये दोनों नीचे की तरफ है ना, इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, डैश से, ये एफ एफ, ये भी सिस है, दोनों नीचे, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप से नीचे की तरफ लिख लो, या दोनों आइडेंटिकल ग्रुप ऊपर की तरफ भी लिखोगे तब भी सिस ही होगा। ये तीनों कंपाउंड एक ही को शो करने का तरीका है, 1 2 और ये 3। और ट्रांसफॉर्म दिखाई है मैंने ये दिस, और इसकी जगह लिखते हैं जो नीचे है उसको डैश में, जो ऊपर है उसको वेज में, एफ वेज में, ये एफ डैश में। कोई डाउट? नो सर। आगे समझ के नहीं? वेज मतलब तुम्हारी तरफ आता हुआ, डैश मतलब तुमसे दूर जाता हुआ नीचे की तरफ। कोई डाउट? नो सर। तो ये हो गया यहाँ पे। फिर लास्ट केस में भी ज्योमेट्रिक होगी, रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम इसके अंदर भी होगा, रिंग के अंदर हमेशा होता है, रिंग के अंदर हमेशा होगा बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। देखो इसके अंदर भी बी आर और सी एल को तुम अगर दोनों को नीचे दिखा दोगे ऐसे, दोनों नीचे तो सिक्स, एक नीचे एक ऊपर, ऊपर यानी वेज, नीचे यानी डैश। तो ये ट्रांसफॉर्म है, ये सिस्फॉर्म। कोई डाउट किसी को? नो किसी को डाउट तो नहीं है? चलो ये यहाँ तक समझ आ गया। बिल्कुल इजी एग्जांपल से बता दिया मैंने तुम्हें। ये शो नहीं करेगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर भी नहीं है, दो दो डिफरेंट ग्रुप आ ही नहीं पाएंगे, लीनियर शेप है, sp हेबिटेशन है, इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकता है। चलो एक बार रीजॉइन कर लेंगे।